आज के इस सेशन में हम एनिमल फिजियोलॉजी की दो यूनिट डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो इस प्रकार है। नंबर एक, द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज टू। बाइल का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन, इमल्सिफाई फैट्स, डाइजेस्ट स्टार्च, एब्जॉर्ब ग्लूकोज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इमल्सिफाई फैट। फैट का इमल्सिफाई किसकी हेल्प से होता है? बाइल की हेल्प से। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और लाइपेज लिपिड डाइजेस्ट। तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट, द एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक इज ड्यू टू। अमाशय का अम्लीय पीएच किसके कारण होता है? स्टमक में आपने देखा होगा कि भाई पीएच 1.5 से लेकर 2 होता है, तो वो किसके कारण होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण स्टमक का पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एब्जॉर्ब ऑफ अमाइनो एसिड अकर मेनली इन। भाई एब्जॉर्प्शन, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। स्टमक, इलियम, ड्यूडेनम और कोलन। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भाई स्टमक, स्टमक पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है किसी भी डाइजेस्टिव फूड का, तो हम ब्रेक करते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब नहीं करते इनसाइड द स्टमक। ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है और इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम और इलियम मेन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बात करते हैं विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन ए और विटामिन बी2। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ए, बी जो है वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। सी जो है, ये बी और सी वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। ए, डी और ई और के, ये चार विटामिन जो है वो क्या है? फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेप्सिन एक्ट्स ऑन। पेप्सिन किस पर क्रिया करता है? पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो किस पे क्रिया करेगा? भाई किस पे करेगा? प्रोटीन्स पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर इन। माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो होता है फाइनल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट पे कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट का। लैक्टेज डेफिशिएंसी काउज। लैक्टेज, लैक्टेज क्या है? एक एंजाइम है जो लैक्टोज को, लैक्टोज जो मिल्क कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टो। इसकी हेल्प से, लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से। अब जब लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं बनेगा, तो हमारी कंडीशन क्या डेवलप होगी इनसाइड द बॉडी? लैक्टोज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच स्ट्रक्चर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास रगे, बिल्ली, फॉस्टा, सीलिया, चार ऑप्शन है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या देखने को मिलता है? ये बिल्ली आपको देखने को मिलती है। मैक्रोविलाई है, इसके ऊपर माइक्रोविल्ली होती है। इस तरीके से इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय। ट्रिप्सिन का सीक्रेशन किससे होता है? स्टमक से, लीवर से, पैनक्रियास से, इंटेस्टाइन से। तो ट्रिप्सिन जो रिलीज होता है वो पैनक्रियास से होता है। एसिनर सेल ऑफ पैनक्रियाज, जो एसिनर सेल्स होती हैं पैनक्रियाज की, एसिनर सेल है, यहाँ से ट्रिप्सिन
का सीक्रेशन होता है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये बाइकार्बोनेट। यहाँ एसिनर सेल, ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या करते हैं, ट्रिप्सिन का फॉर्मेशन करके रिलीज करते हैं। अब पैनक्रियाज करेक्ट ऑप्शन रहे। नेक्स्ट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ब्राउट अबाउट बाय, वसा का इमल्सीकरण किससे होता है, बाइल साल्ट के कारण। लाइपेज ब्रेक करता है फैट को, अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्ट। तो इमल्सिफिकेशन जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको बाइल साल्ट की हेल्प से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं लाइपेज से, फिर बाइल साल्ट वो इमल्सिफाई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नेक्स्ट क्या है, एमसीक्यू, द मेन कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब इन ब्लड इज, तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो ब्लड में सबसे ज्यादा है तो ग्लूकोज, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज आइसोमाल माल्टोज फिर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सबसे ज्यादा हम फीड करते हैं, स्टार्च करते हैं, तो जिससे सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब। रेनिन इज फाउंड इन, रेनिन कहाँ पाया जाता है, एडल्ट के स्टमक में, इन्फेंट के स्टमक में, पैनक्रियाज में, लीवर में। तो 4 ऑप्शन है एबीसीडी, उनमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फेंट, इन्फेंट के स्टमक में। देखिए बच्चे क्या करते हैं, मिल्क पे फीड करते हैं, और रेनिन क्या होता है, कैसिन को ब्रेक करता है, कैसिन जो क्या है, मिल्क प्रोटीन है, और इस पे रेनिन वर्क करता है। ये रेनिन इसको पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है, पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। और एक होता है रेनिन, ये एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन 1 एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में हमें देखने को मिलता है ये रेनिन। और ये जो रेनिन है, ये आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ऊपर जस्टा ग्लैमरुलर सेल्स होती हैं, ये नेफ्रॉन है, और यहाँ पे जस्टा ग्लैमरुलर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये रेनिन का सिक्रेशन करते हैं। और ये रेनिन इन्फेंट के स्टमक में प्रोड्यूस होता है, और ये मिल्क प्रोटीन जो कैसिन को ब्रेक करता है, कैसिन क्या है, एक तरह का मिल्क प्रोटीन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एब्जॉर्ब फैट आर ट्रांसपोर्टेड, जो फैट एब्जॉर्ब कर दिया गया है वो ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है, वो होता है चाइलोमाइक्रोन, माइसेली के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन अलग मॉलिक्यूल है। जो फैट है वो चाइलोमाइक्रोन के फॉर्म में, लाइक आपको लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है चाइलोमाइक्रोन, उस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, लिम्फेटिक वेसल के पे लोड किया जाता है। विटामिन के इज रिक्वायर फॉर, विटामिन के किसके लिए रिक्वायर होता है, ब्लड क्लॉटिंग रीजन के लिए नहीं होता है, ए होता है बोन ग्रोथ के लिए, डी होता है इम्यूनिटी, ए हमें नहीं प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड होती है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन, इम्यूनिटी हमें बी और सी से हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या है, विटामिन के। द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर, क्या है, प्रोटीन का एंड जो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का डाइजेस्ट होने के बाद, वो है अमाइनो एसिड। देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, सब में अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, ये ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। और जब ये कनेक्ट हो जाते जुड़ जाते, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो ये प्रोटीन बना देते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या है, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट, हियर इज बाइल स्टोर, बाइल का स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में, गाल ब्लैडर में, पैनक्रियाज, ड्यूडेनम में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बाइल जो स्टोर किया जाता है वो गाल ब्लैडर में, लीवर के अंदर सिंथेसिस होती है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट, कौन सा एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए है लाइपेज। करेक्ट ऑप्शन होगा ए,
द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ मीन्स अब द इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द माउथ, तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन का मतलब इंजेशन ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली क्या होती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, साल्ट को एब्जॉर्ब करती है, तो सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन अंदर हमको देखने को। पैनक्रियाटिक जूस इज कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयन और पैनक्रियाटिक एंजाइम मिल करके पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। बाइकार्बोनेट एंड कैसा होता है? एल्केलाइन नेचर के। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसमें कौन सा हार्मोन ब्लड के ग्लूकोज को के लेवल को रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन नहीं करेगा क्योंकि ये मेटाबॉलिन को रेगुलेट करता है। एड्रेनालिन ये भी नहीं करेंगे, ये फाइट और फ्लाइट में रेगुलेट करते हैं। एस्ट्रोजन भी नहीं करेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंसुलिन। एस्ट्रोजन ये क्या है? ये क्या करता है? ये एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ओवम के फॉर्मेशन में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट? माउथ में टाइलिन रिलीज होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। सबसे पहले स्टमक में स्टार्ट होता है, माउथ बाद स्टमक में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी, कौन सा विटामिन स्कर्वी को प्रिवेंट करता है? तो स्कर्वी किसके की कमी के होता है? विटामिन सी की कमी के कारण हमें स्कर्वी रोग देखने को मिलता है, और ये इसको बचाया जा सकता है, तो विटामिन सी प्रिवेंट करता है स्कर्वी। डाइजेशन मीन्स होता है मल त्याग का अर्थ क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अपचित भोजन होता है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को रिमूवल इजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन नहीं है, एसिमिलेशन भी नहीं, डाइजेशन भी नहीं है। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। लंग्स मेन ट्रेकिया किसके अंदर होता है? इंसेक्ट के अंदर होता है। ब्रोंकाई और एल्वोलाई ये दोनों पार्ट हैं, किसके? लंग्स के पार्ट हैं। सॉरी, यहाँ पे जो ट्रेकियल रेस्पिरेशन हमको देखने को, हाँ, इंसेक्ट के अंदर ही होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन, कहाँ पे एक्सचेंज होता है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज कहाँ होगा? यहाँ पे सब ऑप्शन क्या है? ट्रेकिया में नहीं होगा, ब्रोंकाई में नहीं होगा, लैरिंग्स में नहीं होगा, एल्वोलाई में होगा। यहाँ पे पल्मोनरी गैस एक्सचेंज की बात हो रही है, तो यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी, एल्वोलाई लाइनिंग है एपिथेलियल सेल, सिंगल सेल की लाइनिंग होती है, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैस का। CO2 रिलीज होती है, और ऑक्सीजन क्या होती है? इन होती है, डिफ्यूज होती है एल्वोलाई से इनसाइड द ब्लड कैपिलरी। नेक्स्ट एमसीक्यू। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, देखिए ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और सारे वर्टिब्रेट, आर्कटिक फिश को छोड़ दिया था, बाकी सारे वर्टिब्रेट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन ही हमको देखने को मिलता है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये हीमोसाइनिन, ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट, ये मोलस्कन में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल इनसाइड द प्लांट सेल देखने को। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन, वायवीय श्वसन होता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनली है, ये सारे के सारे, साइटोप्लाज्म हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर होगा, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट हो जाता है। और ये राइबोसोम, ये प्रोटीन की माइग्रेटरी फैक्ट्री के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस अकर, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? देखिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, चाहे ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल हो, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म।
करेक्ट ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, इसमें इथेनॉल ये नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, लैक्टिक एसिड यही होता है, एसिटिक एसिड भी नहीं होगा। देखिए मसल्स जब हम हेवी वर्क करते हैं तो हमारे लिए एनर्जी की नीड होती है, तो क्विक एनर्जी हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ही बनती है। उस टाइम पे ग्लूकोज का जल्दी से ब्रेक डाउन किया जाता है और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, 2 एटीपी बनती हैं। इस कारण हम मसल फटीग महसूस, मसल में पेन हम महसूस करते हैं बाद में। तो ये बाद में धीरे-धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है दोबारा ग्लूकोज में। व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन सी गैस रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और इनहेल जब करते हैं, इनहेल करेंगे वो करेंगे ऑक्सीजन और रिलीज करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एनर्जी करेंसी जो बात करेंगे तो वो क्या है? एटीपी होती है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एनर्जी करेंसी है किसी भी सेल की। विच एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज एटीपी, कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करेगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में डिहाइड्रोजेज नहीं करेगा, काइनेज भी नहीं करेगा, एटीपी सिंथेज, ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर एफ नॉट F1 पार्टिकल के फॉर्म में इसको बोलते हैं एटीपेज, ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, ये क्या कहलाएगी? देखिए ये प्रोसेस कहलाएगी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहलाएगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस में हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं, या लिपिड को ब्रेक करते हैं, या प्रोटीन को ब्रेक, या न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उनको ब्रेक करते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हम इथेनॉल सिंथेसिस करते हैं। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेटरी फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। और ऑक्सीडेशन मेनली हम एज ए एनर्जी के सोर्स में ग्लूकोज का करते हैं। ऑक्सीजन डिबेट अकर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ऑक्सीजन डिबेट अकर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आरक्यू वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट इज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की आरक्यू वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 1। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। जो हो 0.8 जो होती है वो होती है प्रोटीन की, 0.7 जो होती है लिपिड की होती है। आरक्यू वैल्यू जिसमें रिलीज कितने मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज किए गए हैं और कितने मालिक्यूल ऑक्सीजन के कंज्यूम किए गए। तो 6CO बनते हैं और 6O2 रिलीज, हम सॉरी 6CO2 रिलीज करते हैं और C6H12O6 प्लस 6O2 हम क्या रिलीज करेंगे? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 32 ATP। अब ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज को हम ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ये हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो 6CO2, तो दोनों 6 ऑक्सीजन लिए हमने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा कार्बन हो गया 1। द TCA साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। यहाँ पे जब हम सिट्रिक एसिड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोई दोनों 2 कार्बन कंपाउंड और एक 4 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनता है। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको हम क्रेब साइकिल के, ये क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना। केल्विन साइकिल, आप C3 साइकिल देखते हो, पेंटोस साइकिल, HMP पाथवे की बात होती है, ग्लाइकोलिसिस अलग पाथवे हो जाता है, में ग्लूकोज को कैप्चर किया जाता है इनसाइड द सेल। एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में हमको देखने को मिलता है और पायरुविक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट होता है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रेकिया, कौन सा स्ट्रक्चर जो प्रिवेंट करेगा फूड को एंटर होने में ट्रेकिया? ये देखिए ये माउथ हो जाता है, यहाँ से
ये फूड एंटर करेगा। ये देखिए ये इसोफेगस है, नीचे वाला पाइप। तो जब यहाँ से फूड एंटर करेगा और यहाँ से रेस्पिरेटरी गैस आती है, तो इधर इस पाइप में नहीं आए, इसको इस पाइप में आने के लिए रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस लगा हुआ होता है तरीके से ट्रेकियल ट्यूब के ऊपर लैरिंग्स के जस्ट एबव। ये एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है, ये कार्टिलेजिनस होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ एयर का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जो बचा हुआ गैस का वॉल्यूम होता है। वाइटल कैपेसिटी, इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन तो सबका सम करने पे हमें क्या निकलता है, वाइटल कैपेसिटी टोटल इसमें इंक्लूड कर देते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे ये ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट एनएडी एक्ट है। एनएडी का काम क्या है, एनर्जी कैरियर का काम करता है, नहीं। हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, यस। एंजाइम का काम करता है, नहीं। हार्मोन्स का काम करता है, नहीं। ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। विच स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी। किस स्टेज में हम सबसे ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पे फास्फोराइलेशन करते हैं तो 2 एटीपी नेट हमको गेन होते हैं। लिंक रिएक्शन में हमें एक भी एटीपी एनएडीपी एनएडीएच बनता है, एटीपी नहीं बनता है। क्रेब साइकिल में एनएडीएच और एक जीटीपी बनता है एक क्रेब साइकिल के। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल देखते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल और फास्फोराइलेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान फास्फोराइलेशन में एटीपी सबसे ज्यादा बनते हुए दिखते हैं, सबसे ज्यादा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डायफ्राम मूव डाउन ड्यूरिंग। अब देखिए डायफ्राम क्या है, ये ये रिब केज है और ये रिब केज है, ये थोरेसिक कैविटी है। यहाँ पे लंग्स होते हैं, हमारे 2 लंग्स हैं। अब ये लंग्स है और ये डायफ्राम। अब देखिए जब इनहेल करते हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के लिए हमें डायफ्राम को फ्लैट करना पड़ता है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब केज, रिब केज में हमारे पास 12 पेयर रिब्स होती हैं। तो आगे की तरफ स्टर्नम से ऐड होती है, पीछे की तरफ वर्टिब्री से ऐड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके पास जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं वो कांटेक्ट करते हैं और फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम ये कांटेक्ट करते हैं। तो ये फ्लैट हो जाता है और ये अप और आउट हो जाता है, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का बढ़ जाता है। इस में हम फ्लैट कब देखेंगे, इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन गलत होगा, एपेनियन और कफिंग गलत होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इंस्पिरेशन। द मेन साइट ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज। क्या है मेन साइट, क्या है गैस के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, देखिए ये ब्लड वेसल्स होते हैं। साइड द ब्लड वेसल्स आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लड आपको देख, और ब्लड में ब्लड कार्पिस्कल्स आपको। डब्ल्यूबीसी आपको प्रोटेक्शन देती है। एटलीस्ट यहाँ पे कहीं पे कट लग जाए तो छोड़ने का काम करते हैं। प्लाज्मा ये फ्लूइडिटी और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। आरबीसी जो है गैस के ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आरबीसी।
द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फैट क्या होगा? 7। हमने बताया था कि 8 और 9 लगभग किसका होता है? ये प्रोटीन का होता है, 1 कार्बोहाइड्रेट का होता है और 7 0.7 जो होता है किसका होता है? फैट का होता है। इस कंपाउंड एंटर क्रेब साइकिल, कौन सा कंपाउंड क्रेब साइकिल के अंदर एंट्री करता है? तो जो क्रेब साइकिल के अंदर टीसीए साइकिल अंदर जो एंट्री करेगा वो होगा एसिटाइल को ए। क्या होगा? एसिटाइल को ए। ये एंट्री करता है क्रेब साइकिल के। पायरुविक एसिड नहीं करता है क्योंकि पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन करके ये क्या करेगा? CO2 को रिलीज करेगा पायरुविक एसिड, और ये क्या बनाएगा? एसिटाइल को ए बनाएगा। तो एंजाइम इसमें ऐड हो जाता है। टीसीए साइकिल में कौन एंट्री करेगा? एसिटाइल को। लैक्टिक एसिड भी नहीं, ग्लूकोज भी नहीं, पायरुवेट भी नहीं। नेक्स्ट, द ब्रीदिंग रेट इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा हम ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं? तो मेडुला ओब्लंगेटा करेक्ट ऑप्शन है। सेरिब्रम भी नहीं करता है, सेरिबेलम भी करता है, थैलेमस भी नहीं करता है। तो पोन्स मेडुलाई और मेडुला ओब्लंगेटा दो ही सेंटर हैं जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। तो मेडुला ओब्लंगेटा इसमें प्रेजेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी रहेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, अवायवीय श्वसन उत्पन्न करता है। क्या करेगा? मोर एटीपी बनाएगा, लेस एटीपी बनाएगा, नो एटीपी बनाएगा, हीट ओनली बनाएगा। ये लेस एटीपी बनाएगा। दो ही एटीपी बनती हैं इसमें, 32 एटीपी एरोबिक में बनती हैं। तो ये लेस एटीपी बनती है एनारोबिक। एरोबिक होता है, एरोबिक होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 32 या 30 एटीपी हमको देखने को। अगर प्रोकैरियोट का केस होगा तो 32 ही बनेगी, और यूकैरियोट का केस होगा तो दोनों हमको देखने को मिलता है। CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। देखिए किस फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होती है सबसे ज्यादा? तो इसको बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23%, डिजोल गैस 7% और ये 70%। कार्बोनिक एसिड नहीं, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये 70% ट्रांसपोर्ट होती है। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड, मेटाबॉलिज्म क्या क्या इंक्लूड होता है? एनाबॉलिज्म ओनली, कैटाबॉलिज्म ओनली, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, डाइजेशन ओनली। तो इसमें बोथ एनाबॉलिज्म, किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी है तो एनाबॉलिज्म सिंथेसिस होती है, और ब्रेक डाउन होता है कैटाबॉलिज्म। एक में एनर्जी कंज्यूम की जाती है, एक में एनर्जी रिलीज की जाती है। सिंथेसिस में कंज्यूम की जाएगी, कैटाबॉलिज्म रिलीज की जाएगी। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों पार्ट है मेटाबॉलिज्म के। इनसाइड द सेल ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।